एक बात समझ लो, हर सूट के फैक्ट्स यानी तथ्य अलग हो सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी वैसे ही देखने होते हैं कि जो तुम्हारे फैक्ट्स हैं वो उस जजमेंट में बैठते हैं या नहीं। लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं किसी एक्ट के अंदर जो उस एक्ट के नीचे फाइल किए गए सारे केसेस पे लागू होते हैं। एक जजमेंट है कुलदीप सिंह पठानिया वर्सेस बिक्रम सिंह जरियाल, सिविल अपील 4080 ऑफ 2014। इसमें कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर प्रिलिमिनरी इश्यू का गोल है पैसा और वक्त बचाना। ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर कोर्ट को सारे प्लीडिंग्स मतलब प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट और जो भी मटेरियल कोर्ट के आगे है और जिसके बारे में दोनों पार्टीज में कोई मतभेद न हो वो देख सकते हैं। इस केस में कहा गया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए सिर्फ प्लेंट देख सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन ट्रायल के किसी भी स्टेज में फाइल किया हो। और ऑर्डर 14 रूल 2 के लिए दोनों साइड के प्लीडिंग्स यानी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये जजमेंट इलेक्शन के मामले में पास हुआ था, तो बाकी सूट्स में क्या ये लॉजिक वापर सकते हैं? क्यों नहीं। सीपीसी के प्रोविज़न एक्सप्लेन करते टाइम जो जो सूट में सीपीसी अप्लाई होता है उन सब के लिए प्रोविज़न तो एक ही होना चाहिए। जजमेंट में ऐसा तो नहीं कहा गया है कि इलेक्शन मैटर्स में ऑर्डर 14 रूल 2 ऐसे देखना चाहिए। तो ऑर्डर 7 रूल 11 और ऑर्डर 14 रूल 2 में रेफरेंस मटेरियल के अलावा क्या फ़र्क है? ऑर्डर 7 रूल 11 में शाल यूज़ किया है, मतलब इसके अंदर दिमाग लगाना मैंडेटरी है कि ये प्लेंट इस प्रोविज़न के हिसाब से रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं। ऑर्डर 14 रूल 2 में लिखा है, मतलब डिस्क्रिशनरी है कि ऑर्डर 14 रूल 2 ए या बी के अंदर इशू प्रिलिमिनरी तरीके से डिसाइड करना है या आखिर में। ऑर्डर 7 रूल 11 में पूरा प्लेंट रिजेक्ट करना होता है और ऑर्डर 14 रूल 2 में पार्ट केस भी डिस्पोज ऑफ हो सकता है ओनली लॉ के बेसिस पे। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है सुभिक्षा ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस अजीम प्रेमजी, सूट 965 ऑफ 2011। ये केस मानहानि यानी डेफेमेशन का था। इस केस में प्लेंटिफ का एफिडेविट एंड एविडेंस फाइल हो चुका था और फिर ऑर्डर 14 रूल 2 एप्लीकेशन फाइल किया था डिफेंडेंट ने। क्योंकि प्लेंटिफ एक कंपनी है तो केस फाइल करने के लिए कंपनी के आदमी को कंपनी की ओर से लिखित में परमिशन की ज़रूरत होती है। इस केस में डिफेंडेंट का दावा था कि जिसने केस फाइल किया है उसको कोई अधिकार नहीं था। फिर डिफेंडेंट ने कहा कि इस मेंटेनेबिलिटी को प्रिलिमिनरी इशू बनाया जाए। फिर कोर्ट ने कहा कंपनी के ठहराव यानी रेजोल्यूशन के बेसिस पे कि उस इंसान को केस करने का अधिकार है और कंपनी के लिखित नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट के बारे में दोनों पार्टीज में कोई मतभेद नहीं है। ये परमिशन का प्रश्न सिर्फ लॉ यानी कानून का प्रश्न है, तो इसको ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर देख सकते हैं। फिर प्लेंटिफ ने मेंटेनेबिलिटी के प्रिलिमिनरी इशू बनाने के खिलाफ रिव्यू फाइल किया। रिव्यू मतलब वही कोर्ट उस मैटर को फिर से देखेगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। इस रिव्यू में प्लेंटिफ ने कहा कि कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई परखने के लिए एविडेंस की ज़रूरत है। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स तक देखे नहीं क्योंकि प्लेंटिफ ने यह डॉक्यूमेंट्स पेश ही नहीं किए। प्लेंटिफ ने कहा कि वो नहीं एडमिट करते कुछ भी डिफेंडेंट के एलिगेशंस पे। प्लेंटिफ का ये भी कहना था कि ऑर्डर 14 रूल 2 के लिए कोई भी तथ्य नहीं देख सकते, एविडेंस तो दूर की बात है। कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन डिसमिस कर दिया क्योंकि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है पार्टीज के बीच। जब केस हियरिंग के लिए आई थी पहले, तब प्लेंटिफ ने विपरीत कुछ भी नहीं कहा था। फिर जब यह प्रिलिमिनरी इशू पे हियरिंग हुई तब कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आर्टिकल्स के एक आर्टिकल से है कि प्लेंटिफ ने एक्स कंपनी का परमिशन नहीं लिया केस फाइल करने के पहले। प्लेंट में या एविडेंस एफिडेविट में कहीं भी प्लेंटिफ ने नहीं कहा कि एक्स कंपनी का परमिशन लेना ज़रूरी है। प्लेंटिफ का कहना है कि एक्स कंपनी का परमिशन एविडेंस का प्रश्न है। कोर्ट ने आर्टिकल्स के उस पॉइंट को पढ़ा कि कोई भी केस फाइल करने के पहले एक्स कंपनी का परमिशन लेना पड़ेगा प्लेंटिफ को। ऐसा कोई परमिशन नहीं है कोर्ट के आगे, तो प्लेंटिफ को केस फाइल करने का अधिकार नहीं है। प्लेंटिफ अब नहीं कह सकता कि एक्स पार्टी का परमिशन लेना चाहिए या नहीं, उसके लिए एविडेंस की ज़रूरत है। प्लेंटिफ खाली इस मेंटेनेबिलिटी को प्रिलिमिनरी इशू न बनाने के बहाने ढूंढ रहा है। प्लेंटिफ की ओर से और भी 2 आर्ग्यूमेंट्स थे,
लेकिन कोर्ट उनसे सहमत नहीं थी। आखिर में कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आर्टिकल्स के हिसाब से एक्स कंपनी के परमिशन की ज़रूरत है केस फाइल करने के लिए और इस केस में ऐसा नहीं हुआ है, तो ये सूट मेंटेनेबल नहीं है और सूट डिसमिस कर दिया। इस जजमेंट के पैरा 8 और 17 में कोर्ट ने कहा है कि प्लेंटिफ ने ना ही एफिडेविट ऑफ एविडेंस ना ही प्लेंट में कभी कहा है कि एक्स पार्टी का परमिशन था प्लेंटिफ के पास। इसका मतलब एविडेंस भी देखा कोर्ट ने ऑर्डर 14 रूल 2 के लिए। इसका मतलब इस केस में प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, इश्यूज फ्रेम हुए और प्लेंटिफ ने अपना एफिडेविट एंड एविडेंस भी फाइल किया और फिर डिफेंडेंट ने ऑर्डर 14 रूल 2 एप्लीकेशन फाइल किया कि प्लेंट जिसने साइन किया है उसको अधिकार नहीं था। इस केस में डिफेंडेंट ऑर्डर 14 रूल 2 के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आया था, एक बोर्ड रेजोल्यूशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पे दोनों पार्टीज़ का कोई मतभेद नहीं था। रेजोल्यूशन कोर्ट के सामने आया एविडेंस के टाइम पे जो प्लेंटिफ ने पेश किया, आर्टिकल्स कोर्ट के सामने आए रिव्यू के टाइम पे जो डिफेंडेंट ने पेश किया, लेकिन प्लेंटिफ ने आर्टिकल्स पे कोई मतभेद व्यक्त नहीं किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्लेंटिफ ने ना ही प्लेंट में ना ही एविडेंस एफिडेविट में एक्स कंपनी के परमिशन की बात की। इसका मतलब अगर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो डिस्प्यूटेड नहीं है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे भी ऑर्डर 14 रूल 2 डिसाइड हो सकता है, प्लेंटिफ मुंह ना खोले तो भी।